जंतर मंतर पर धरने की इजाजत मांग रहे किसान संगठन को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठन से तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने ये तक कह डाला कि आपने पूरे शहर का गला घोट दिया है और अब शहर के अंदर आना चाहते हैं। हरियाणा के झज्जर में बीच हाईवे पर पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन करते किसान प्रदर्शनकारियों से पुलिस प्रशासन की सीधी भिड़ंत और हरियाणा सरकार को किसान नेताओं का अल्टीमेटम। फिर चेतावनी दे रहे हैं, कल खरीद शुरू कर ले वरना परसों तेरे एमएलए, तेरे एमपी, तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे, उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। कल का दिन इंतजार कर लो। अगर कल खरीद नहीं आती है, परसों सबके घर घेर लो, भरी हुई ट्रैलियां जीरी की इनके मकानों के आगे अड़ा दो। यह आज की तस्वीर है जो पिछले एक साल से देश के अलग अलग राजमार्गों और दिल्ली की सीमाओं पर कई बार बनी है, बिगड़ी है। ऐसी ही तस्वीरों को सुप्रीम कोर्ट भी पिछले एक साल से देख रहा होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन पर जो सवाल उठाए हैं वो किसी के भी दिमाग में आ सकते हैं। कोर्ट ने सीधा सीधा पूछा कि एक और आपने दिल्ली की सरहदें जाम की हुई हैं, शहर का गला घोंट रखा है, आप रेलवे जाम करते हैं, आप हाईवे जाम करते हैं, सुरक्षा बलों की आवाजाही आपने मुश्किल कर दी है, आपने बिजनेस करने वाले यानी कारोबारी वर्ग की मुश्किलें पैदा करती हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आपको प्रदर्शन की इजाजत दी जानी चाहिए। पिछले एक साल से किसान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी पटरियों पर बैठकर प्रदर्शन करते हैं, कभी हाईवे जैम करके बैठ जाते हैं, कभी भारत बंद बुलाते हैं, कभी ट्रैक्टर मार्च निकालते हैं। ये किसानों का मूलभूत अधिकार भी है जो उन्हें संविधान देता है, लेकिन अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं, जिनकी याद सुप्रीम कोर्ट ने आज किसान नेताओं को दिलाई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद किसान महापंचायत के वकील ने दलील भी दी कि दिल्ली एनसीआर की सीमाओं पर रोड पुलिस की तरफ से ब्लॉक की गई है, न कि किसानों की तरफ से। हाईवे जैम होने की जिम्मेदारी किसानों और प्रदर्शनकारियों पर नहीं डाली जा सकती। कुछ ऐसी ही दलील गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत भी दे रहे हैं। हमने हाईवे रोक रखे, हाईवे पुलिस ने ब्लॉक कर रखे, हमने नहीं कर रखे। सिंगू बॉर्डर पे भी गाड़ियां अंदर तक चल रही है। अगर आगे के वे बॉर्डर हटा दें तो गाड़ी आगे निकल जाएगी। वहां से गांव से होकर गाड़ियां जाती है, लेकिन परेशानी हो रही है। हाँ, हमें भी हो रही परेशानी। सड़क तो चलने के लिए आओ। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार हमारे से बातचीत कर ले, इस मामले का समाधान करे। किसान आंदोलन को बंद करवाने के लिए पुलिस प्रशासन के इंतजामों पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं और सवाल सिर्फ किसान नेताओं ने ही नहीं उठाए हैं। गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को बॉर्डर से हटाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए। कोर्ट सार्वजनिक जगहों पर धरना देने के मामले में स्पष्ट दिशा निर्देश दे चुका है। सरकार हमसे ये ना कहे कि हम नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे और सड़कों को जैम नहीं किया जाना चाहिए, कानून का पालन करवाना केंद्र का काम है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी टिप्पणी कर चुका है, भविष्य में भी करेगा, लेकिन किसान आंदोलन का हल तभी निकलेगा जब किसान और सरकार के बीच जाम हो चुका बातचीत का राजमार्ग खुलेगा। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो तुरंत तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देती हैं, लेकिन अगर कच्चे तेल का दाम घटता है तो पेट्रोलियम कंपनियां राहत देने के नाम क्यों नहीं लेती? काम करते हैं, 100 रुपए का पेट्रोल लग जाता है आने जाने में। ये महंगाई में और जीना मुश्किल हो रहा है। महंगाई बढ़ गया, जो आमदनी उतना ही है। सरकार से कुछ है कि इसका कुछ डिसाइड करे, देखे।
लगातार 100 रुपए के पार चल रहा पेट्रोल भराने वाली जनता की हकीकत यही, जिसे राहत देने के नाम पर भी क्या लटका दिया जाता है। सवाल की वजह जानने से पहले नोट कर लीजिए कि जब त्योहार शुरू होने वाले हैं और 1-1 रुपए जनता के लिए कीमती, तब तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम पिछले 3 दिन में 2 बार और डीजल की कीमत 7 दिन में 5वीं बार बढ़ा दी। तो आज आप ये समझिए कि क्या देश में पेट्रोलियम कंपनियां कच्चा तेल महंगा होने पर इस पटाखे वाली चटाई की तरह पेट्रोल डीजल के दामों में महंगाई की माचिस लगा देती है, जो लगातार दाम तड़ातड़ बढ़ता रहता है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, एनसीआर और पंजाब देश के वो राज्य हैं जहां ज्यादातर जगहों पर पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा की कीमत वाला है। क्या कच्चे तेल का दाम घटने पर दिवाली की छुरछुरी की तरह बस थोड़ी सी राहत की रोशनी दिखाकर जनता को वापस अंधेरे में डाल दिया जाता है? क्योंकि जब कच्चे तेल की कीमत फरवरी में $6.42 प्रति बैरल बढ़ी, तो पेट्रोल की कीमत में कंपनियों ने करीब 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा महीने भर में कर दिया। लेकिन अप्रैल में जब कच्चे तेल का दाम $1.33 प्रति बैरल कम हुआ, तो वही फायदा जनता को देने के नाम पर पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 16 पैसे की कमी प्रति लीटर लाई गई। जुलाई के महीने में हमने पता किया तो कच्चे तेल की कीमत $1.56 प्रति बैरल बढ़ी, तो फौरन लगातार पेट्रोल का दाम बढ़ाते हुए 3 रुपए 3 पैसे का इजाफा प्रति लीटर तक पेट्रोलियम कंपनियों ने किया। लेकिन अगस्त में फिर से जब कच्चे तेल के दाम $3.73 प्रति बैरल तक कम आ गए, तो सिर्फ 35 पैसे की कमी पेट्रोल के दामों में की गई। हालत ऐसी है कि कच्चा तेल सस्ता हुआ तो 65 पैसे की राहत देने में तेल कंपनियों ने 50 दिन लगाए, जबकि कच्चा तेल महंगा होने पर 45 पैसा प्रति लीटर की चढ़ाई 3 दिन के भीतर कर दी गई। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका ये कंफ्यूजन है। CNP वाले अर्थात करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाले जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकते। लेकिन राहत उतनी नहीं जितनी आम आदमी को चाहिए। 1 मार्च 2014 को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपए थी, जो अब 884 रुपए है। 7 साल में सिलेंडर का दाम 2 गुना बढ़ चुका। लेकिन पूरी राहत जनता को न गैस के दाम में मिल रही, न पेट्रोल डीजल पर। एक अनुमान के मुताबिक कच्चा तेल अगर $1 भी सस्ता हो जाए तो तेल कंपनियों को 8,000 करोड़ रुपए की बचत होती है, जबकि पेट्रोल डीजल पर 1 रुपया टैक्स बढ़ा दिया जाए तो 13,000 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा सरकार के खजाने में आता है। टैक्स बढ़े तो सरकार कमाए, कच्चा तेल सस्ता हो तो पेट्रोलियम कंपनियां। आम आदमी बस देखता रह जाए, महंगाई से जलती जेब पर मरहम पूरा कब लगेगा। आज तक ब्यूरो। पंजाब में कैप्टन ने कांग्रेस से अलग राह चुनने का इरादा सा कर लिया है। उनकी वापसी अब मुश्किल लगती है। ऐसे में कांग्रेस ने भी उनके खिलाफ फ्रंट फुट पर आकर खेलना शुरू कर दिया है। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन पर ताबड़तोड़ आरोप लगाए। हालांकि कैप्टन ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। नंबर 1, आई एम नॉट गोइंग टू रिमेन इन द कांग्रेस। अमरिंदर सिंह जी को मुखौटे के तौर पर प्रयोग करना चाहते हूँ, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड। जो इस बात को कहा जा रहा है कि उनका ह्यूमिलिएशन होगा, कि पार्टी ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया। अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टीम कांग्रेस को छोड़कर नई टीम में जाने का ऐलान नहीं किया है। नई टीम और नई सियासी इनिंग को लेकर सस्पेंस पूरा है। लेकिन कांग्रेस से कैप्टन की विदाई के बाद पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने बयानों का बाउंसर मार दिया है। बोले, इशारों को समझे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के हर शॉट के पीछे बीजेपी के साथ हुई फिक्सिंग है। अमरिंदर सिंह जी के 2-3 दिनों में जो बयान आए हैं, वो बयान ऐसा लगता है कि किसी प्रकार के दबाव में हैं और सत्तारूढ़ दल जो पंजाब के अंदर डिस्क्रेडिटेड है, जिसको पंजाब के किसान, पंजाब के लोग पंजाब का विरोधी मानते हैं, वो श्री अमरिंदर सिंह जी को मुखौटे के तौर पर उपयोग करना चाहते हैं।
सरल शब्दों में कहें तो हरीश रावत ने यही समझाया और बताया कि कैप्टन का कांग्रेस से मोहभंग यूं ही नहीं हुआ। स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी है, सारा गेम प्लान बीजेपी का है, जिसमें कैप्टन सिर्फ मुखौटा है। फिर से कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो बातें कही हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उस पर फिर से विचार करें और भाजपा जैसी पंजाब विरोधी, किसान विरोधी पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद न पहुंचाएं। हरीश रावत ने सिर्फ कैप्टन पर निशाना नहीं साधा, इस्तीफा देकर खलबली मचाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू पर भी बड़ा बयान दिया। कहा कैप्टन आज बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं, तो सिद्धू ने अपने फैसले से अपनी साख पर बट्टा लगा दिया है। आज सिद्धू बैकफुट पर हैं और दिल्ली दरबार में भाव नहीं मिलने से लाइन पर आ चुके हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ 1-to-1 उनकी मीटिंग हुई। चन्नी ने सिद्धू को सुलह का फॉर्मूला बता दिया है। अब गेंद सिद्धू के पाले में है, माना जा रहा है कि वो मान भी जाएंगे। आज चन्नी दिल्ली में हैं, उनके दिल्ली दौरे का मतलब भी सिद्धू समझ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर अपने 2 हफ्ते में अपनी नई पारी का ऐलान कर सकते हैं। पंजाब की सियासी पिक्चर को समझे तो चुनाव से पहले आज कांग्रेस का संकट सिर्फ विरोधी पार्टियां ही नहीं बल्कि सेल्फ गोल करने वाले नेता भी हैं। चंडीगढ़ से मंजीत सिंह सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, आज तक ब्यूरो। सीधी तस्वीरें आपको राजघाट की दिखा रहे हैं, जहां आज बापू को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हैं। आज का दिन पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में राजघाट में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। गांधी जयंती के अवसर पर ये तो कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री ने आज विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री के हैं, जिसमें कि फॉलो करूं सर, कई लोगों से सीधा संवाद वो करेंगे, ग्रामीणों से सीधा संवाद होगा। जल जीवन मिशन के लाभार्थियों से आज प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे वर्चुअली। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत में सभी घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। यहां पर एक एक कर तमाम लोग पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं राजघाट में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे। गांधी जयंती के अवसर पर गुजरात के 14,250 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में दिन में 10 से 11 बजे के बीच बताया जा रहा है कि एक ग्राम सभा आयोजित की जाएगी और सभी ग्राम सभाओं में पिंपली के निवासियों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत का सीधा प्रसारण भी यहां पर दिखाया जाएगा। इस बीच ये तस्वीरें राजघाट की। सोनिया गांधी भी यहां पर पहुंची राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। हर राज्य अपने अपने तौर पर आज के दिन कई कार्यक्रम रखता है, लेकिन इन तमाम तस्वीरों के बीच गांधी जी खुद अपना जन्मदिन कैसे मनाते थे, इस पर जब जाना तो जो बात सामने आई, जो कहा जाता है कि गांधी जी खुद इस दिन पूरे दिन मौन व्रत रखते थे, चरखा चलाते थे और कुछ इसी तरह से वो अपना जन्मदिन मनाते थे। लेकिन पूरा विश्व अब गांधी जयंती मनाता है। आज के दिन को विशेष तौर पर 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित भी किया गया। भारत में गांधी जयंती प्रार्थना सभाओं और राजघाट में आप जैसे देख सकते हैं कि तमाम विशिष्ट लोग यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विपक्षी दल के नेता और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कानपुर के कारोबार
कारोबारी मनीष गुप्ता के हत्यारों में सबसे ज्यादा चर्चा में जो नाम आया है वो है रामगढ़ ताल थाने के इंस्पेक्टर जगत नारायण का। सोशल मीडिया में जगत नारायण अब नकद नारायण के नाम से वायरल हो रहा है। अब सवाल यह है कि कैसे जगत नारायण एक मामूली सिपाही से इंस्पेक्टर पद तक पहुंच गया। गोरखपुर के कृष्णा होटल में चंद पुलिस वालों की करतूत ने पूरे महकमे को शर्मसार कर दिया है। भद पिटी तो होटल में आला अधिकारियों की कदमताल शुरू हो गई। एडीजी जोन अनिल कुमार होटल के कमरा नंबर 512 की जांच करने खुद पहुंचे और दावा किया कि इस मामले में दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि निष्पक्ष जांच 100% होगी और जो सही है उसी के आधार पर कार्रवाई होगी और अगर इनमें से जो भी दोषी लोग पाए जाएंगे पुलिसकर्मियों उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की। गोरख पुलिसियाई कांड के खलनायक के तौर पर जिसका नाम सामने आया है वो है रामगढ़ ताल का थानेदार जगत नारायण सिंह। इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह को गोरखपुर के लोग नगद नारायण सिंह के नाम से भी जानते हैं। अपने काले कारनामों की वजह से ये इंस्पेक्टर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह का हिट डायलॉग है, ओ मिस्टर, आई एम इंस्पेक्टर, हु आर यू। ऐसा नहीं है कि इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह का नाम पहली बार किसी की हत्या में सामने आया है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि इससे पहले भी 2 हत्याओं में इंस्पेक्टर जेएन सिंह का नाम सामने आ चुका है। गोरखपुर के बांसगांव में 7 नवंबर 2020 को शुभम नाम के एक शख्स की पुलिस हिरासत में मौत का आरोप लगा था। उस वक्त जेएन सिंह ही बांसगांव का इंस्पेक्टर था। पिछले 13 अगस्त को रामगढ़ ताल पुलिस कस्टडी में 20 वर्षीय गौतम सिंह की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। इस मामले में भी जेएन सिंह पर आरोप लगे थे। अब गोरखपुर कांड के बाद जेएन सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा भी हो रही है कि इंस्पेक्टर की हमेशा कमाई वाले थाने में ही नियुक्ति होती है। लोग इस थानेदार को हैवान बता रहे हैं। गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाने में तैनात इंस्पेक्टर जेएन सिंह के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। जेएन सिंह को जानने वालों में से ज्यादातर के मोबाइल फोन में उनका नाम नगद नारायण से ही सेव है। इसी नाम से वो मशहूर भी हैं। पुलिस वालों से इंस्पेक्टर जेएन सिंह कोडवर्ड में ही बात करता था। वो पैसों को वांछित करता था और उसका डायलॉग था, मैं वांछित के बगैर कोई काम नहीं करता। जेएन सिंह को आउट ऑफ प्रमोशन भी मिलता था, जिसके चलते वो सिपाही से इंस्पेक्टर बना था। इसको लेकर भी वो अक्सर डींगे हाँकता था। इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह उर्फ नगद नारायण सिंह का एक और हिट डायलॉग पूरे गोरखपुर में मशहूर था, मुझे कोई सिफारिश न करना, मैं बिना वांछित के कोई काम नहीं करता। वांछित का मतलब है रुपया, और मेरे जैसे इंस्पेक्टर जिले में सिर्फ 2 लोगों की बातें सुनता है, बाकी किसी की नहीं। बड़े बड़े नेताओं का तो सुझाकर गुब्बारा बना दिया हूँ, ऐसे ही इंस्पेक्टर नहीं बना हूँ। घाट घाट का पानी पीकर सिपाही से आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मिला है। कानपुर के कारोबारी की हत्या के बाद जेएन सिंह के पापों का घड़ा भी शायद भर गया, तभी उसका नाम सुर्खियों में छाया है। सवाल ये है कि जेएन सिंह के सिर पर किसका हाथ है, जो उसने घाट घाट का पानी पीकर सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक का सफर तय किया। उसकी वर्दी पर दाग ही दाग है, फिर भी उसे अहम थानों का इंचार्ज कैसे बना दिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये कि जेएन सिंह आखिर कहाँ छुपा है। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक।